यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। यू आर नॉट ऑडिबल। दिस यू आर ऑडिबल। ओके, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, थैंक यू। so doubts? डाउट है अगर तो डाउट नंबर भेजो वर्कशीट का। अदर देन डाउट, अदर देन वर्कशीट है तो उसका इमेज भेजो। 344 कॉम्प्लेक्स सीट। ओके, 344 पे चलते हैं। एक बच्चे ने और डाउट बहुत सारे भेज के रखे हैं और वो बच्चा अभी तक आया नहीं है। अभिजीत, वो क्या मीटिंग में नहीं है? यस दर्शन, सब बढ़िया है। और दो लोग आए हैं। It's not even Abhijit. तो 243, 244, 344। हाँ यस, इंजरी अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। किसने ग्रुप पे भेजा है, सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास 243, डाउट नंबर। वर्कशीट सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो ओपन कर लो बस। मैं उसी में से क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे वर्कशीट शेयर नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन जो है वर्कशीट में डायरेक्टली देख सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। द क्वेश्चन इज 243। 243 क्वेश्चन में बोल के रखा है Z1 Z2 belongs to complex number, then Z1 mod of Z1 plus Z2 is greater than mod Z1 plus Z2, or Z1 minus Z2 is less than Z1 minus Z2, mod of Z1 minus Z2 is greater than mod of Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 is greater than or equal to Z1 minus Z2। ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली चीजें पूछ रहा है। ट्राइंगल की इनइक्वालिटी के अंदर ना क्या है, ये ना ये जो ना Z1 Z2 Z3, ये मान लो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कहीं पे Z1 है, Z2 Z नहीं, Z1 और Z2 ने रखा होगा ना, हाँ Z1 और Z2 ही है। तो एक Z1 हो गया और दूसरा वाला Z2 हो गया।
इस पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस आने वाला है वो मोड Z1 है क्या, और ये वाला जो है वो मोड Z2 रहेगा ना, तो अपने को पता है। और ये जो थर्ड साइड होती है वो क्या है, ये जो बनेगा वेक्टर से अपने को पता है ना, Z2 माइनस Z1 बनने वाला है। इसका जो लेंथ रहेगा वो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 रहेगा क्या। एक ट्राइंगल रहेगा, इसका एक साइड अगर मॉड Z1 है, दूसरा मॉड Z2 है, तो तीसरा रहेगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। बात पता है अपने को। अगर ये पता है ना तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली चीजें यहां से सॉल्व हो जाएगी। ये पता है कि नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये कभी पढ़ा है। धनंजय ना, ये जो स्क्रीन पे मैंने शेयर करके रखा है पता है ना ये सर, गुड। ये पता है तो ट्राइंगल के बारे में तुमको पता है कौन सी साइड्स, टू साइड्स का सम हमेशा ही थर्ड साइड से ज्यादा होता है। टू साइड्स का सम हमेशा ही थर्ड साइड से ज्यादा होता है, और टू साइड्स का डिफरेंस हमेशा ही थर्ड साइड से कम होता है। तुमको ये चीज, बस उसी से काम हो जाएगा। अप्लाई करके देखो काम हो रहा है क्या। हाँ सर, सही है, फिर तो हो रहा है काम, तो बढ़िया है। क्या क्वेश्चन। एक ही का आंसर आया है क्या, ऑप्शन में कंफ्यूजन है क्या। मोड ऑफ Z1 प्लस Z2। अच्छा, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसमें Z1 और Z2 के बारे में ही बोला है तुमको। Z1 प्लस Z2 भी तुम देख सकते हो क्या चीज आने वाली है, उसका भी कंपेयर कर सकते हो तुम। अगर Z1 Z2 की बात, Z1 प्लस Z2 का है, तो एक ऐसा वाला ट्राइंगल बना सकते हो ना तुम, Z1 Z2, और इसमें ये वाला डायगोनल क्या होगा, ये मॉड Z1 प्लस Z2 होगा क्या। अभी भी ये जो मॉड Z1 प्लस Z2 है, ये ज्यादा रहेगा दोनों के डिफरेंस से। इक्वल भी हो सकता है अगर ये लोग एक ही लाइन में आ गए तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये ऐसा रह सकता है। प्लस प्लस का या माइनस का भी कहीं भी पूछा है। थर्ड साइड माइनस के लिए पूछा है, बी ऑप्शन में Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 दोनों के डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड बी वाला गलत है, पहला वाला Z1 प्लस Z2 मतलब कंप्लीट मोड Z1 प्लस Z2, मोड Z1 प्लस Z2 से ज्यादा, ये भी गलत हो गया। Z1 माइनस Z2 इज लेस देन मोड Z1 माइनस Z2, मोड Z2, ये भी रॉन्ग हो गया। डी वाला मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, हाँ तो ये डी ऑप्शन हो गया। डी 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 रॉन्ग है। अरे ये रॉन्ग है श्रेष्ठ, क्यों बोल रहे हो, दो बार डी डी बोला है तो डी आंसर है ना। सर बी रॉन्ग है,
अच्छा बी रॉन्ग है, यस बी रॉन्ग है। समझ में आ रहा है क्या बाकी लोग को भी कि आंसर डी आने वाला है? जस्ट हमने क्या देखा, वो ट्रायंगल्स की साइड्स से चीजें को देख लिया। सर सही है, टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 जो रहेगा वो कंप्लीट मोड Z1 प्लस Z2 के कंप्लीट मोड से ज्यादा रहेगा। और जो उनका डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस अगर मोड Z1 और Z2 का अलग अलग निकालेंगे तो Z1 माइनस Z2 के मोड से कम आएगा। सर सही है फिर तो, बाकी लोगों को भी समझ गया अभी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी में चीजें अच्छी रहती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। तो अभी हमने ये के लिए मैंने इनइक्वालिटी लिखी है ना, मोड Z1 प्लस Z2 ये थर्ड साइड है, थर्ड साइड का सब दो साइड्स के डिफरेंस से ज्यादा रहेगा, और थर्ड साइड जो रहेगी वो हमेशा ही दो साइड्स के अलग अलग सम से कम रहेगी। ये इक्वल हो सकता है अगर वो ट्राइंगल नहीं है तो, बिकॉज ऑल थ्री क्वांटिटीज आर द पॉजिटिव वन। तो आई थिंक अभी ये वाला चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243। दो क्वेश्चन भेजे, हाँ वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है 243 में तो अगेन पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर मूविंग टू 244। तो इन 244 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? उन्होंने एक्स और वाई के बारे में कुछ बोला नहीं है, उसको एक्स रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल से भी बड़ा चीज है, रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक्स और वाई के बारे में कुछ पता नहीं है कि रियल है या कॉम्प्लेक्स है, तो यू हैव टू आंसर फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो रियल नंबर तो दिखाएगा ही, बिकॉज रियल नंबर्स आर द सबसेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब उसमें आयोटा वाला टर्म अगर जीरो कर दोगे तो जाके वो रियल नंबर बनेगा। तो 244 भी ऐसा ही हो गया है जो अभी हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी है। तो 44 में लिखा है x माइनस वाई, 44 जो है उसकी बात करें हम लोग, तो 244 में पहले लिखा है x माइनस वाई, ये थर्ड साइड हो गई, थर्ड साइड इज इक्वल टू द मॉड x माइनस मॉड वाई। दो बाकी दो साइड्स के डिफरेंस के इक्वल होगी क्या थर्ड साइड? इक्वल हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया है। दूसरा देखते हैं, ये ऑप्शन इज x प्लस वाई जो है, मतलब ये भी थर्ड साइड ही है, थर्ड साइड छोटा है मोड x माइनस मोड वाई से, ये भी तो गलत हो गया ना। ये दोनों x माइनस वाई भी एक बार ट्राइंगल का साइड बनता है और x प्लस वाई भी दूसरे ट्राइंगल का साइड बनता है। जैसे वेक्टर की बात करें हम लोग तो ऐसा बनाएंगे, ये जो है अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो ये जो ग्रेटर वाला डायगोनल है उसको लेके ट्राइंगल बनाएंगे तो मॉड Z1 प्लस Z2 वाला बनेगा, और स्मॉलर वाला ट्राइंगल लेंगे तो स्मॉलर वाला ट्राइंगल तो डिफरेंस वाला बनेगा। पर दोनों में ही वो दोनों थर्ड साइड से, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी क्या है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई द थर्ड साइड, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन मोड x माइनस वाई। हाँ ये सही हो गया, x माइनस वाई मतलब ये थर्ड साइड है अपने पास, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से। हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगर सिंगल ऑप्शन है तो यही है, अगर और दिया होगा जैसे अगला होता है उसको चेक कर सकते हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी वही है, तो वही लिखा है ना, तो ये भी करेक्ट हो गई, साइड इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तो ये भी करेक्ट हो गया। सी एंड डी आर दी आंसर्स, डी भी आएगा, हाँ सर सही है। बाकी लोगों को नहीं समझ रहा है क्या? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? बच्चों क्लास में हो या एग्जाम दे दे के थक गए? समझा सर, समझा है। चलो दो लोगों का और आया, अच्छा है।
सर ट्राइंगल इक्वालिटी एक बार बताओ ना प्लीज। ओके ठीक है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम लोग अभी थोड़ी देर में फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से, वो भी सही है। पर उससे पहले बाकी जो डाउट्स है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के नहीं है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ पे तो जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो तुमको आती है, तो उस नजरिए से देखने का जरूरत था। ये बचपन में पढ़ा है ना, तो ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा आएगा, किसी भी ट्राइंगल के टू साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होगा, और किसी भी ट्राइंगल के टू साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से कम होगा। अभी वही वाली चीज यूज करी हमने, पर इसमें और चीजें हैं, जैसे वो ग्रुप पे किसी ने एक वो बोला था, उस टाइप की चीजें शायद तुमको आ नहीं रही थी। वो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, वो मैंने फॉर्मूला लिख के भेजा था, वो फॉर्मूला लग रहा था किसी को याद नहीं था। सर ऑप्शन सी कैसे, क्या आया? ओके, ऑप्शन सी के लिए देखते हैं फिर से। ऑप्शन सी जो है ना, वो लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस वाई, एक्स और वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हम दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल कौन सा, जिसमें थर्ड साइड जो है वो ये छोटा वाला डायगोनल है। मतलब ये जो डायगोनल बनेगा ये एक मोड एक्स हो गया, ये मोड वाई हो गया, ये जो बनेगा वेक्टर से मोड ऑफ एक्स माइनस वाई आएगा ना। अगर एक और ट्राइंगल बनाते हैं वो ऐसा वाला, तब ये थर्ड साइड जो आती है मोड एक्स प्लस वाई आती है। अभी ये छोटा वाला बनाया है तो इसमें जो थर्ड साइड है वो एक्स माइनस वाई है। तो थर्ड साइड जो है वो बाकी दो साइड्स मोड एक्स और मोड वाई उनके डिफरेंस से ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेम पैटर्न है पर दूसरे ट्राइंगल के लिए है ये, मतलब डिफरेंट ट्राइंगल के लिए मोड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन मोड एक्स माइनस मोड वाई। ये समझ रहा है क्या अभी सी और डी क्यों करेक्ट हो गए? हाँ समझा, गुड। इनको ऐसा नहीं है हर बार इसी तरीके से देखेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से प्रूफ करते भी आता है अपने को, उसके भी अपने कॉन्सेप्ट है, उससे भी सॉल्व करेंगे। मतलब इसको डायरेक्टली हम लोग विदाउट वेक्टर का यूज करके भी सारी चीजों को कर सकते हैं। ये हम लोग ट्राइंगल को एज ए वेक्टर मान के कर रहे हैं ना, कि ये एक्स और वाई वाले जो लोग हैं वो वेक्टर्स है, तो दो उसकी लेंथ मोड एक्स और मोड वाई हो गई, तो थर्ड साइड एक्स माइनस वाई होगी। बट विदाउट अज्यूमिंग द वेक्टर्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज बाकी के डाउट्स अभी इससे नहीं है। तो नेक्स्ट डाउट जो है अपना उस पर चलते हैं, 344। 344, yes 344। if 1 plus omega square are 3 cube roots of unity, then a plus b omega plus c omega का whole cube plus a plus b omega square plus c omega, okay, is equal to a plus b plus c equal to 0। अब ए बी सी तुमको 0 देके रखा है, 259 भी, हाँ वापस आएंगे अभी। जो यहाँ पे डाउट्स आए थे उनको जा रहे हैं, बाकी वो तुम्हारी लिस्ट में वापस आएंगे। 59 वाला एक लिस्ट है, तो वापस से हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है 344, उसमें अपने को दे के रखा है a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल क्यूब। इसी का वैल्यू फाइंड करना है, और बोल के रखा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 है तुम्हारे पास। बस यही बोल के रखा है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये वैल्यू फाइंड करना है अपने को। अब तो ये ओमेगा जो है अपने पास, ओमेगा क्या होता है? यार ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट।
करेंगे। अरे चल यार, हाँ 1 + ओमेगा इक्वल टू, वीडियो बंद हो रहा है, हाँ यस 1 + ओमेगा इक्वल टू 0 होता है, तो 1, हाँ ये सही है। अब ये 1 + ओमेगा इक्वल टू 0 है, ये अपने को पता है। वी नीड टू फाइंड द a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब प्लस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा द होल क्यूब का वैल्यू, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये दो इक्वेशन अपने को पता है और ये वाला वैल्यू निकालना है ना, इनमें रिलेशन निकालना है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? ए बी सी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब ये a प्लस बी प्लस सी है, तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस सी है। अगर a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो वो क्या होगा, a की जगह पे माइनस बी माइनस सी सब्स्टिट्यूट किया तो ये बचेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। मैं एक ही टर्म को लिख लेता हूं अभी, इसको a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस बी प्लस बी ओमेगा माइनस सी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। नाउ यहाँ से अगर देखेंगे तो b कॉमन आने के बाद -1 प्लस ओमेगा बचेगा, यहाँ से भी c कॉमन आने के बाद -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, b इंटू ओमेगा -1 प्लस c इंटू ओमेगा स्क्वायर -1 है। दिख रहा है ये ओमेगा -1 और ये c के साथ जो लिखा हुआ है उसमें भी ओमेगा -1 इंटू ओमेगा +1 लिखा हुआ है, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से ओमेगा -1 अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा फर्स्ट वाले टर्म से b, सेकंड वाले टर्म से c इंटू ओमेगा +1 बचेगा। हाँ ना आ गया यहाँ पे। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? और यहाँ पे b प्लस सी इंटू 1, अच्छा ये 1 प्लस जो ओमेगा है ना, अब तो ये भी अपने को पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर ओमेगा -1 इंटू बी प्लस सी इंटू ओमेगा -1, और ये ओमेगा +1 की जगह पे तुम लिख सकते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इट विल बी ओमेगा -1 इंटू बी माइनस सी ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया अपना पहला वाला चीज, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं।
और जो इक्वेशन 2 है वो सेकंड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा द होल क्यूब। तो सेकंड वाला पार्ट है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल क्यूब। अगेन इसमें भी सेम चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, तो ये भी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ से दिख रहा है बी वाले में से बी कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, सी वाले में से सी कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा माइनस वन, और ये पूरे का क्यूब है। ये ऊपर वाले में भी क्यूब था जो हमने अभी लिखा नहीं है। यहाँ से अगेन सेम तरीके से ओमेगा माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो पहले वाले टर्म में b इंटू ओमेगा प्लस वन बचेगा, दूसरा वाला जस्ट c बचेगा और द होल क्यूब भी है। ये फर्स्ट वाले केस में भी होल क्यूब था ही अपने पास। अब क्या है, यहाँ पे भी ना ये जो ओमेगा प्लस वन है तुम उसको वापस से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। वापस से कन्वर्ट करके लिखोगे माइनस बी ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस सी होल क्यूब। अभी इसके साथ क्या है अपने पास, ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। सो यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाय ओमेगा लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको और सिंप्लीफाई हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा माइनस वन ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिखा वन बाय ओमेगा, तो ये सी का क्यूब लिखा हुआ है। ये आ जाएगा ओमेगा माइनस वन। अच्छा लेकिन ओमेगा स्क्वायर था ना पुराने वाले में, तो पुराने वाले में ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा था ना। ठीक है, वो सिंप्लीफाई ज्यादा करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अभी बी माइनस सी ओमेगा है और ये दूसरा वाला क्या है ओमेगा स्क्वायर, और वहां पे सी ओमेगा स्क्वायर था, सी है, भी चलेगा, या जरूरत चाहो तो ऐसा कर सकते हो, जरूरत नहीं भी है। ऐसा डिवाइडेड बाय ओमेगा और ये होल क्यूब है। नीचे वाला जो ओमेगा है वो तो ओमेगा क्यूब है ना, टू होल पावर थ्री, नीचे वाला टर्म तो वन हो गया। तो जो सेकंड इक्वेशन वाला पार्ट है अपने पास जस्ट आ रहा है ओमेगा माइनस वन का क्यूब इंटू माइनस बी प्लस सी ओमेगा का क्यूब। ये फर्स्ट वाला है, तो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला था ओमेगा माइनस वन का होल क्यूब, और यहाँ पे बी माइनस सी ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। चाहो तो इसको भी बी ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हो। तो अभी तो ओमेगा माइनस वन दोनों को ऐड करने पे कॉमन आ जाएगा, फिर ओपन कर सकते हो तो ये आ जाएगी क्या जो भी रिक्वायर्ड है। अभी सॉल्व हो जाएगा ये। हाँ सर, तो सही है। फिर अब व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे हुए हैं उन पे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं समझ रहा, ओके। The question is region represented by z is equal to x plus iota y belongs to complex number such that mod z complex mod z minus real z is less than or equal to 1, ठीक है। It also given by the inequality। यही मेन का है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देके रखा है कि तुमको कोई सेट, अभी सेट से रिलेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही सकते हो। z तुमको देके रखा है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तब की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा y है, बस लिखने का तरीका है। तो ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर वो नहीं भी ऐसा बोलते कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आयोटा लिखा है तो हम बोल ही देंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब लेकिन इसमें कंडीशन देके रखी कि जो मॉड z है ना, मॉड z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस माइनस रियल पार्ट ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू वन दे रखा है। तो नीचे पूछा हुआ है कि y स्क्वायर के साथ क्या कंडीशन आएगी x की। तो बाकी जो सारे ऑप्शंस है
वाई स्क्वायर का एक्स के साथ कंडीशन है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस हाफ, ऐसा कुछ कुछ इक्वालिटी के टर्म्स में दे रखा है, ग्रेटर देन लेस देन। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या है, ये जो इक्वेशन है ना, z माइनस रियल z लेस देन 1, ये हमको सॉल्व करना है, सॉरी मॉड z माइनस रियल z। और z तो इधर पता है ना, x प्लस आयोटा y है, मॉड z निकालने में तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड z इस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रियल z होता क्या है, रियल z मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका रियल पार्ट, क्योंकि x ये वही होता है जो रियल पार्ट है, सो द रियल z इज x। तो बोल के रखा है इन्होंने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। और फिर x को तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, इतना इनइक्वालिटी हमको आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स आएगा। अब ना यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उससे बेसिकली हमको बहुत फायदा हो रहा है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई रियल है, इसका मतलब है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा। और जीरो या पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स में स्क्वायर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वो रिलेशन आ जाएगा क्या वाई स्क्वायर और एक्स में, यस पॉजिटिव आ गया सर, सही है। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर 2020 का है, सितंबर में, कोरोना काल में जो एग्जाम हुई थी उसी का है ये। कोरोना आ गया था ना 2020 में, हाँ आ गया था सितंबर में, तभी हुई थी। तो जेड देके रखा था एक्स प्लस आउटा वाई, मॉड जेड निकाला, रियल जेड पता अपने को, वहां से एक्स होता है, उसको सॉल्व किया, कंडीशन आ गई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करते आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो वाई स्क्वायर का रिलेशन आ गया, वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The next question is mod z equal to 1 mod of omega minus 1, ओमेगा ऐसे बोल के रखा है कि नहीं, ओमेगा एक यूनिटी रूट है ऐसा नहीं बोल के रखा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन है बड़ा सा। तो गिवन है mod z equal to 1 एंड mod ऑफ, ये ओमेगा लिखा हुआ है बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 1 where z and omega belongs to complex number, then the largest set of values of 2z minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब इसका रेंज चाहिए हमको। ये जो वैल्यू है उसमें मोड जेड और मोड ओमेगा माइनस 1 जो है वो 1 है, ये बता के रखा है अपने को। ये जो वैल्यूज रहेगी ना 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका रेंज क्या आएगा, रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये बताने का है। कैसे कर सकते हैं इसको, एक तरीका तो है, इसको ओपन कर सकते हैं, और जेड माइनस 1 को ओपन करना आता है अपने को, वो कॉन्जुगेट बना के। इससे अच्छा एक और है, ये जो है मॉड जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब है z का 0 से डिस्टेंस 1 है, वो कहीं पे भी हो सकता है, 0 है, ये 1 है, वर्टिकल लाइन पे ये 1 है, ये नीचे वाला -1 है, ये वाला -1 है। एंगल इनइक्वालिटी, एंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे स्क्वायर आ गया ना, तो स्क्वायर के लिए तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2z माइनस 1 अलग है, 2 ओमेगा माइनस 1 अलग है, जेड और ओमेगा अलग अलग देके रखे। ये बेसिकली ना वो इस सर्कल में हम लोग करते थे ना, कि सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, पॉइंट है तो सर्कल से उसका मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा, हम लोग क्या करते थे,
वो सर्कल से सेंटर का डिस्टेंस निकालते थे, एक बार रेडियस कम करते थे, एक बार रेडियस ऐड कर देते थे। ये कुछ ऐसा ही है, तो ज्योमेट्रिकली करेंगे ना ज्यादा अच्छा है। यस, तो सर्कल की ज्योमेट्री पढ़ी है। मॉड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है। दोनों सर्कल की इक्वेशंस है, दोनों सर्कल की इक्वेशन है, तो वहां से देखो ये वैल्यू क्या है, कब मैक्सिमम मिलेगी कब मिनिमम मिलेगी। जेड ओमेगा में कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा वाला 1,0 पे सर्कल है, राइट। और पहले वाले का सेंटर 0 0 है, ये भी सही है। तो दो सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओ, दोनों की रेडियस तो 1 1 दे रखी है। पहले वाले का सेंटर 0 है, दूसरे का सेंटर 1,0 है। और तो यहाँ पे जेड की वैल्यू तुम क्या पुट करोगे कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए। और वो उसको देखने के लिए, मिनिमम देखने के लिए ना, ये 2 जो लिखा हुआ है वो कॉमन निकाल लो। तो क्वेश्चन है, उसको तुम थोड़ा सा मॉडिफाई करो। मतलब हमें जो निकालना है, लेट्स वाई निकालना है, तो कॉमन निकाल के टू स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1/2 होल स्क्वायर। दूसरा वाला भी 2 स्क्वायर बाहर निकाला, तो ओमेगा माइनस हाफ का मॉड का होल स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू जेड माइनस हाफ का होल स्क्वायर। जेड का हाफ से डिस्टेंस प्लस ओमेगा का भी हाफ से ही डिस्टेंस पूछा है, ये दोनों के साथ में है। कब मिनिमम आएगा और कब मैक्सिमम आएगा, तो उसके लिए तुम दो सर्कल बनाओगे। लेकिन सर्कल के पहले ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। मान लो वो सर्कल है, थोड़ा इलिप्स जैसा बन गया, पर मान लो। तो किसी का आंसर आया क्या, देखने लो। मिनिमम डिस्टेंस 0, ना ना भैया, मिनिमम डिस्टेंस 0 नहीं है। देखो क्वेश्चन अब क्या है, ये जो है, ये वाला जो सर्कल है वो z के लिए है, ये पॉइंट -1 है, ये 1 है, ये दूसरे वाले का सेंटर यही है, दूसरे और एक का सेंटर यह है, ये 1,0 पे सेंटर है ना, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वाली 0 है, ये -1 आ जाएगी। और जो माइनस हाफ आने वाला है वो तो यहाँ पे कहीं बीच में आने वाला है। अब बताओ इससे, दोनों सर्कल पे, और जो जेड है ना, जेड और ओमेगा जो है वो सर्कल के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि वो बीच में कहीं पे आ जाएगा, सरकमफेरेंस के ऊपर ही है, सरकमफेरेंस के ऊपर ही है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगी, ओमेगा वाला है उसको कहाँ होना चाहिए, मतलब ये वाला जो है ओमेगा वाला है, ओमेगा वाला कहाँ रहेगा, तो ये हाफ वाला, ये जो था वहां पे हाफ था, हाफ से मिनिमम डिस्टेंस मिले, ओमेगा वाला 0 पे होना चाहिए। और वैसे ही जेड वाला 1 पे होना चाहिए, तब वो हाफ से मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज सरकमफेरेंस के ऊपर ही होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पे आ जाए। और अगर ओमेगा वाला 0 पे है तो उससे हाफ का डिस्टेंस हाफ, जेड वाला 1 पे है तो उसका हाफ से डिस्टेंस हाफ, वहां प्लस हाफ 1, ऐसे ही मैक्सिमम के लिए सोचना है। अरे क्या बोला, कुछ समझ रहा है क्या। और तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकता हूँ, जो दूसरा वाला एलिप्स जैसा दिख रहा है ना, वो भी एलिप्स नहीं है,
वो भी सर्कल ही है, मैं उसको ट्राई करता हूँ। सर्कल, हाँ अब बन गया। So will be minimum because half, स्क्वायर भी करना है। हाँ स्क्वायर भी करना है, यस यस यस। देखो क्या है, स्क्वायर भी करना है और वो भी चाहिए अपने को, क्या बोलते हैं इसको, 104 का मल्टीप्लाई भी करना है, सही बात है। ये दो सर्कल बना लिए, सर्कल बनाने में कोई दिक्कत अपने को? इक्वेशंस जो गिवन थी उसमें एक z माइनस हाफ आ रहा था, दूसरा सॉरी हाँ z माइनस हाफ और ओमेगा माइनस हाफ, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और ये 4 है दोनों के साथ। ये वैल्यू निकालना है हमको, ये वैल्यू निकालनी थी। और कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी अपने पास कि मोड z इक्वल टू 1 है और ओमेगा माइनस 1 का मोड जो है वो भी 1 है। मतलब कि z का सेंटर अगर 0 0 है तो रेडियस उसकी 1 रहेगी। ओमेगा का भी वही सीन है, सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 रहेगी। तो उसका यूज करके हमने ये सर्कल बना लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है डिस्टेंस का स्क्वायर भी है, तो इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए हमने z और ओमेगा का लोकेशन पता किया। तो यहाँ से दिख रहा है तुमको कि z को मैं कहाँ पे रखूं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और कहाँ पे रखूं तो मिनिमम मिलेगी। तो हाफ से डिस्टेंस चाहिए, तो अगर मैं एंड पॉइंट पे रखूंगा लाइक ये -1 पे रखूंगा, तो जब z का वैल्यू जो है -1 रहेगा तब वो मैक्सिमम देगा, और ओमेगा वाला कब मैक्सिमम देगा? जब वो 2 पे रखेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। और मिनिमम मिलेगा जब हाफ के सबसे पास में रखेंगे। ये पॉइंट हाफ था, इसलिए वो एरो लगा के रखा था। तो ये जब 0 पे रहेगा एक और दूसरा 1 पे रहेगा तब जाके वो मिनिमम मिलेगा। तो z का वैल्यू एक बार 0 पुट, सॉरी z का वैल्यू एक बार -1 पुट करना है, उसके साथ में ओमेगा का वैल्यू 2 पुट करना है। दूसरा, जब z का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू 0 पुट करना है, तो मैक्सिमम मिल जाएगा और मिनिमम मिल जाएगा। अभी समझा क्या? तो 2,18, हाँ ऑप्शन में है 2,18, तो यही आंसर रहा होगा। बाकी लोग का भी आया क्या? यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा ना, 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, दोनों को ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ मैक्स की कैसे, ओके, ये टाइम जो दिया था वो सोचने के लिए दिया था, मिनिमम कैसे और मैक्सिमम कैसे। मिनिमम वाला सबको समझा है क्या? देखो मैं फिर से इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना डायग्राम में देखो, डायग्राम, पहला पहला क्वेश्चन, डायग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? सब कैसे बनाया मैंने डायग्राम, किसी को दिक्कत है क्या? नो सर, गुड। ये अगर किसी को दिक्कत है, ये जो होता है ना मॉड, मॉड मतलब वो डिस्टेंस की बात हो रही है। जैसे ये लिखा हुआ था कहीं पे, कॉर्नर में लिख रहा हूं मैं, मॉड z इक्वल टू 1 अगर कहीं पे लिखा है, इसका मतलब है कि z जो है उसका सेंटर 0 0 है,
और रेडियस 1 है। अगर कहीं पे लिखा होता है ऐसे z -2 - 3 आयोटा इक्वल टू 4, इसका मतलब है एक सर्कल है z, इसका सेंटर 2,3 है और रेडियस जो है उसकी 4 है। तो यहाँ पे जो था मॉड z इक्वल टू 1 है, उसका रेडियस 1 हो गया और सेंटर 0 0, तो एक इक्वेशन लिख दी। दूसरा वाला ओमेगा के लिए भी ऐसे ही किया। अब हमको क्या बोला है, जो पूछा हुआ है वो कुछ और है। पूछा हुआ था ये z माइनस हाफ, जो पूछा हुआ है उसमें जरूरत हो रही है z माइनस हाफ की। z माइनस हाफ का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम हाफ, जैसे जो हमने डेफिनेशन में किया वही चीज है। मॉड z इक्वल टू 1 का मतलब भी यही है, z का डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज 1, z माइनस कुछ नहीं है मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम 0। अभी ये z माइनस हाफ लिखा है मतलब z का डिस्टेंस फ्रॉम हाफ। z का डिस्टेंस, ये जो z वाला सर्कल है उसका डिस्टेंस हाफ से मिनिमम कब मिलेगा और मैक्सिमम कब मिलेगा, निकाल सकते हैं क्या ये हम लोग। तो ये हाफ को पहले मैंने यहाँ पे लिखा, हाफ कहां पर है, ये हाफ तुमको दिख गया कि वो बीच में आएगा हाफ। अब हाफ से मिनिमम डिस्टेंस किसकी, z वाले की। और तो एक सर्कल साइड में बना के अलग से देख लो, मैंने दोनों को एक साथ बना दिया इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए, बट वो दोनों लोग इंडिपेंडेंट है। तो तुम ऐसे देख सकते हो, साइड में बना रहा हूं मैं, बीच में हाफ आएगा, ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है। इस सरकमफेरेंस के ऊपर में z है अपना। बताओ z की इस हाफ से डिस्टेंस मिनिमम कब आएगी। तो देखने से डायरेक्टली पता चल रहा है अपने को, जो मिनिमम डिस्टेंस आने वाली है वो आएगी अपनी जब z जो है वो 1 पे रहेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी, जब z का वैल्यू -1 पे रहेगा। सबसे दूर वाला पॉइंट -1 है ना, z का हाफ से मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा -1 पे, और z का मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा हाफ से, z का वैल्यू 1 है। दूसरा वाला जो सर्कल है अपने पास w वाला, उसमें उल्टा काम है, इसका सेंटर ही 1,0 है और ये 2, तो माइनस हाफ जो सॉरी प्लस हाफ जो आएगा इसके अंदर, अब वो यहां कहीं पे आएगा हाफ। आप देख सकते हो कि इसका हाफ से ये जो है वो एक्सिस नहीं है, इस ये ओरिजिन को टच कर रहा है। तो अब ये जो है हाफ से इसका मिनिमम डिस्टेंस कब मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या रहेगा 0, ये वाला चीज 0 पे रहेगा, अब वो हाफ से मिनिमम डिस्टेंस पे मिलेगा। और जब ये 2 पे रहेगा तो ये वाला डिस्टेंस जब रहेगा वो मैक्सिमम है, ठीक है। ये मैक्सिमम मिलेगा जो मैंने ब्लैक में बनाया है, तो उसके लिए 2 पे होना चाहिए। और जो ये सेकंड कलर में बना रहा हूँ, यार ये भी ब्लैक बन गया, येलो में बनाता हूँ। ये क्या हुआ, येलो में बन नहीं रहा है, ये वाला कलर। अच्छा हाँ, ये जो है वो मिनिमम है, तो मिनिमम मिलेगा 0 पे। मिनिमम के लिए ओमेगा का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1 पुट करना है। मैक्सिमम के लिए z का वैल्यू -1 और ओमेगा का वैल्यू 2 पुट करना है। अभी समझा क्या मिनिमम और मैक्सिमम। यस सर, गुड। एक क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे तुमको। तो ये जो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई डाउट रह गया हो अभी तो पूछ सकते हो। तो सबको समझ गया तो सही है, आगे बढ़ते हैं। अभी फिर अभी वर्कशीट के कुछ और डाउट्स हैं, उनको देखते हैं। तो जस्ट 1 मिनट, मुझे डाउट नंबर देख लेने दो क्या क्या है अपने पास। सो डाउट नंबर है 143,
147। एक मिनट, हाँ मेरे डोर पे कोई है, नॉक कर रहा है, जस्ट एक मिनट। तो 143। अरे यार वो। अच्छा, ये लास्ट टाइम पे मैंने बोला था वर्कशीट कंप्लीट करने का, मतलब जो भी तुम लोग का होमवर्क था, अभी तो वो टाइम चला गया होमवर्क वाला भी। कंप्लीट हुआ क्या होमवर्क तुम लोगों का? लास्ट 20 रिमेनिंग है। अनुज, ये औरंगाबाद वाला क्लास नहीं है। हाँ अनुज, गलत क्लास में आ गए हो, ये नासिक वाला क्लास है। हाँ, कोई डाउट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के तो तुम इसमें भी बैठ सकते हो, दिक्कत नहीं है। अभी 140 वाला क्वेश्चन करते हैं, 43 वाला। तो 143, 143, 143। Z1 Z2 अप टू Zn। और अरे 143 क्लास में किया था ना, 143 वाला जो क्वेश्चन है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं उसको जल्दी से, दिक्कत नहीं है। 143 वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में देके रखे हैं। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn। और ये बोल के रखा है कि ये Z है, कंप्लीट Z है। और फिर बोला है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू ऑल थीटास का एडिशन पूछा है, वो कितना आएगा। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो होता क्या है, उनके आर्गुमेंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है मल्टीप्लीकेशन में, दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो चीज है आर्गुमेंट ऐड हो जाता है। जैसे Z1 और Z2 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 होगा R1 e रेस टू आयोटा θ1, और Z2 जो होगा R2 e रेस टू आयोटा θ2। सो Z1 इंटू Z2 अगर हम लोग करेंगे तो R1 R2 मल्टीप्लाई में आएंगे, बट उनके जो पावर्स है ई का पावर आयोटा θ1 प्लस आयोटा θ2 है ना, तो θ1 और θ2 तो एडिशन में आ गए। तो इसका मतलब है कि आर्गुमेंट जो होंगे वो एडिशन में जाएंगे। सो अब वो आर्गुमेंट एडिशन में आ गए, तो वही पूछा है उन्होंने कि ये जो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 है, तो ये आर्गुमेंट जो आ रहा है वो z का जो आर्गुमेंट रहेगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z, उसके इक्वल रहेगा। बट θ1 θ2 θ3 जब ऐड करने जाएंगे तो सर जरूरी नहीं है ना कि ये सबका एडिशन के बाद भी वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही आ जाए। हो सकता है वो 800 मतलब 8 पाई 10 पाई ऐसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो सर्कल में तो बार बार घूमता जाएगा, तो बहुत सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली 2 पाई से ज्यादा आ ही सकता है। बट जेड का आर्गुमेंट हम लोग ठीक फर्स्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, दैट इज 0 से 2 पाई के बीच में भी लिख सकते हैं। बट जो भी रहेगा उस सर्कल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो
वो जो भी एंगल आएगा θ1 θ2 θ3 सबका एडिशन करने पे जो एंगल बताएगा Z भी सेम एंगल को डिनोट करेगा। तो ये ज्योमेट्री में जो अगर हम लोग देखेंगे तो वो सेम लाइन होनी चाहिए, मतलब वो सेम एंगल वाली लाइन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो थीटा रहेगा उसमें और ये जो एडिशन आ रहा है इसमें कोई इवन पाई का डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज इवन पाई घुमाने के बाद सर्कल में वापस से हम लोग उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इवन पाई का डिफरेंस हो सकता है, और इवन पाई का डिफरेंस रहेगा तो थीटा तो जो वैल्यू रहेगी उस पे साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ सेम रहेगा। सो आर्गुमेंट तब भी सेम ही रहेगा। तो पूछा क्या है, एन आर्गुमेंट ऑफ z डिफर बाय मल्टीपल ऑफ पाई। हो गया काम। यस ए तो समझा गया अभी 143। हाँ ओके सर गुड। 143 के बाद है अपने पास 147। So 147 is the let Z1 Z2 be two complex number with alpha and beta is their principal argument such that alpha plus beta is greater than pi. Then the principal argument of Z1 into Z2 is equal to, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई से पाई या कुछ और होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज बताओ, माइनस पाई से पाई ना। हाँ वही -180 डिग्री मतलब माइनस पाई से पाई। 147 क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा गया है। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया तो बोला है कि उसका जो एंगल आएगा 147 की बात हो रही है 147। तो 147 में Z1 और Z2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो Z बचेगा Z उसका आर्गुमेंट जो आएगा वो थीटा रहेगा। अगर इसका अल्फा है और इसका बीटा है डेफिनेटली ये थीटा जो रहेगा, अभी तो एक आर्गुमेंट जो हो सकता है वो अल्फा प्लस बीटा हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा है बट इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में रखना है तो क्या कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा को वापस से घुमा फिरा के काम पे लेके आएंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाने के लिए उसमें से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सम दे के रखा है अपने को, इससे ज्यादा है तो कैसे देगा, अल्फा प्लस बीटा पाई से ज्यादा है। ये जो थीटा है इसका वैल्यू हमको चेंज नहीं करना है, जो भी एंगल आने वाला है मान लो ये वाला आ गया रहेगा यही। जैसे मैंने इसको पहले लिख दिया 2 पाई प्लस 30 डिग्री या π/6, इसको मैं जस्ट π/6 भी लिख सकता या 4 पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, कोई भी इवन पाई 6 पाई प्लस π/6 8 पाई प्लस π/6 सब कुछ लिख सकता हूँ। अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है पाई से ज्यादा है, उसमें से हम लोग क्या माइनस करें वो माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाए, डेफिनेटली 2 पाई माइनस करेंगे, पाई से ज्यादा मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आ गया सपोज कर लो, इसमें से वापस से 2 पाई माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास जो कि माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। हाँ ये भी आपने करवाया था, हाँ सही बात है ये मैंने करवाया था। तो अभी समझा क्या ये, सर गुड। 149 और 151 में किया था यार अपन ने। 149 में the z is any complex number satisfying mod of z minus 1 equal to 1, which of the following is correct? I think अभी वो ये दोनों क्वेश्चन किए तो 149 और 151 ट्राई करोगे तो शायद अभी हो जाएगा। कहाँ पे गलती कर रहे थे आर्गुमेंट में अभी समझा होगा। तो यस सर, हाँ सही है, 149 और 151 में कर लेना, इसी टाइप से तुम गलती कर रहे होंगे।
उसके आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 169, 157, ओके 157 एक का डाउट है, 157 देखते हैं। सो 157 वाला जो है अपने पास 157 मिल गया। Z1, Z2, Z3 3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1, Z2, Z3 जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z2 is not equal to Z1 and mod A equal to mod Z1, B is equal to mod Z2, C is equal to mod Z3. Suppose that A, B, C, B, C, A, C, A, B is determinant equal to 0, then argument of Z3 by Z2 is equal to. क्वेश्चन नंबर ये 157। We have to find argument. एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो 157 तो हम लोग कर रहे थे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। किसी ने ट्राई किया क्या 157 क्वेश्चन? किया। Z3 बाय Z2 का आर्गुमेंट अपने को निकालना है और गिवन डेटा है अपने पास A, B, C, B, C, A, C, A, B। ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 हो जाए। जीरो हो जाए वेर ए जो है, ए क्या है अपने पास मॉड Z1 है, बी जो है वो मॉड Z2 है और सी जो है वो मॉड Z3 है। तो मॉड Z1, मॉड Z2, मॉड Z3 ABC वैल्यूज दे रखी है, कंडीशन दे के रखी है। तो Z3 बाय Z2 का आर्गुमेंट चाहिए अपने को। Z3 बाय Z2 का आर्गुमेंट निकालने के लिए पहले तो इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आता है 0। Z3 बाय Z2 का आर्गुमेंट 0 कैसे हुआ? रॉन्ग क्वेश्चंस। आर्गुमेंट ऑफ Z3 बाय Z2 निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ Z3 बाय Z2 मतलब कैसे निकाल सकते हो तुम? तो Z1 Z2 में तुम्हें कोई रिलेशन पता रहे,
जेड, ये जो है आर्गुमेंट ऑफ Z3 बाय Z2 का मतलब क्या हो रहा है, हमको जो निकालना है वो है आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z निकालना है ना। दोनों का डिवीजन मतलब उनके एंगल्स में डिफरेंस आएगा, वो दोनों का अलग अलग एंगल्स जो है उसका डिफरेंस निकालना है तुमको, Z3 माइनस Z2 का। और ये डिटर्मिनेंट्स जो है अगर उसको सॉल्व करोगे, a इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू कितना आएगा, ये बी माइनस सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ओपन करते आता है क्या? नो, डिटर्मिनेंट ओपन करते नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए फिर इसको छोड़ भी सकते हो तुम। अगर किसी को डिटर्मिनेंट ओपन करते आता है तो फिर यहां से सॉल्व करोगे ना, ये डिटर्मिनेंट ओपन करके तो कंडीशन मिलेगी, मॉड है मॉड बी मॉड सी में कुछ कंडीशन मिलेगी, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस टाइप का कुछ तो दिखने वाला है। वो सब चीजें सॉल्व करोगे तो तुमको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो यहाँ से कर सकते। बट डिटर्मिनेंट ओपन करते नहीं आता है तो ये चीज अभी अकेले छोड़ दो। कैसे ओपन करते हैं आप सिखा दो ना। हाँ, ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी मैंने सिखाया है। तो वो अब याद करना कैसा है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीज हो जाएगी उसकी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, टाइम अपने पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169 169 169 169 we have to find the x square. Okay, 169th क्वेश्चन, -7 -24 आयोटा, इसका पावर रखा है तुम हाफ मतलब रूट, इक्वल टू x माइनस आयोटा y, सॉरी x माइनस आयोटा y। Then you have to find x square plus y square। यार इसमें तो क्या है ना, बहुत आसान है ना, दोनों साइड मॉड ले लो, दोनों साइड मॉड ले लोगे तो ये जो इधर वाला मॉड है वो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हाफ की वजह से उसके मॉड का भी तो पावर हाफ भी होगा ना, मतलब -7 -24 आयोटा मॉड का पावर हाफ है, तो तुम्हें स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। मॉड ऑफ -7 -24 आयोटा इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना होता है? 25 पर 25 होता है क्या? नहीं नहीं, तो होता है 49 24 मतलब कितना हो गया? 576, तो 25 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। स्क्वायर कर देंगे और रियल इमेज को कंपेयर करेंगे। यस, करेक्ट वैष्णव, ऐसे ही किया आपने, बिल्कुल समझा। अगला क्वेश्चन मतलब क्या है ना, वो जो निकालना था ना उस पे लोगों ने काम किया। चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिलता है कहां से? मॉडुलस से, मतलब मॉड निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है। वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी और आंसर आ गया। समझा क्या जिसका डाउट था? 169। हाँ सर, -25 भी दिया है, एक्स और वाई तो रियल नंबर्स दे रखे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 कैसे आएगा?
x और y रियल नंबर्स रहेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा अपने पास, ठीक है। ओके सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नहीं है वो, 176। ओके, x is equal to cos theta plus alpha sin theta, y is equal to cos alpha plus sin alpha, then x raised to m, y raised to n, x raised to minus m, y raised to minus n is equal to 179 टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। 179 में तुमको देके रखा है 179, क्वेश्चन नंबर 179 की बात हो रही है। सॉरी 176 दे रखा है, x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये लिखते ही ना दिमाग में आना चाहिए, ये क्या है, रेस टू आयोटा थीटा। दूसरा y देके रखा है तुमको cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा। इसको लिखते हुए दिमाग में क्या आएगा, शायद आ गया होगा किसी के दिमाग में, रेस टू आयोटा पाई, फाई है वो, cos फाई प्लस आयोटा sin फाई, तो ई रेस टू आयोटा फाई। फिर बोला है उन्होंने x रेस टू m प्लस y रेस टू n प्लस x रेस टू माइनस m और y रेस टू माइनस m का वैल्यू क्या आएगा। तो x रेस टू m प्लस x रेस टू m इंटू y रेस टू n, यहाँ पे पावर करोगे x का पावर m मतलब e रेस टू आयोटा m थीटा, फिर y की पावर n मतलब e रेस टू आयोटा n फाई, सॉरी e रेस टू आयोटा n फाई, प्लस x की पावर माइनस m मतलब e रेस टू माइनस आयोटा थीटा इंटू m भी है, और y का पावर माइनस n है, सॉरी e आएगा यार, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, माइनस आयोटा फाई, सिंप्लीफाई करोगे e रेस टू आयोटा ये m थीटा प्लस n फाई है। दूसरे वाले को करोगे तो e रेस टू माइनस, दोनों में कॉमन है, माइनस आयोटा m थीटा प्लस n फाई है। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखा हुआ है क्या, जी कॉन्जुगेट लिखा है तो काम हो गया तुम्हारा, टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आ जाएगा, 2 cos m थीटा प्लस n थीटा, खत्म, आई वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। और विदाउट आई वाले टर्म्स जिनको हम लोग r बोलते हैं रियल पार्ट, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो नहीं आएगा ना, प्लस है ना बीच में, माइनस क्यों आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा, एन थीटा प्लस एन थीटा है ना एंगल अपने पास, माइनस एन थीटा थोड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो अगला क्वेश्चन है 259, 100 से स्किप है, 259, logos of the point z satisfying the equation iota z minus 1 equal to z minus iota equal to 2 is z का 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा ये जो है 259 वाला क्या चीज है, z का ना 2 फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो देके रखा है तुमको, वो कांस्टेंट दे रखा है, तो 2 फिक्स पॉइंट से सम कब कांस्टेंट आता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं, इलिप्स में आता है वो, सर्कल में तो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स देके रखा है, 259, 2 पॉइंट से कैसे, तुम उसको ऐसे देखो, ध्यान से देखने का, आयोटा z माइनस 1 प्लस z माइनस आयोटा इक्वल टू 2 दे रखा है, ये वाला तो तुमको समझ में आ रहा है, z का आयोटा से डिस्टेंस है, इसमें तुम आयोटा कॉमन निकाल सकते हो, आयोटा इंटू z माइनस 1 बाय आयोटा, और ये 1 बाय आयोटा क्या होता है,
1 बाय आयोटा मतलब कि मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं अगर दोनों साइड, तो ऊपर वाला जस्ट आयोटा है, नीचे वाला आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। ये z प्लस आयोटा इंटू आयोटा का मॉड लिखा हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग लिखा जा सकता है, मॉड आयोटा इंटू मॉड z प्लस आयोटा। फिर ये आ गया तो आयोटा का वैल्यू तो मॉड का 1 हो गया, तो z प्लस आयोटा आ गया। तो डायरेक्टली अपना जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा लिखा हुआ है, मॉड ऑफ z प्लस आयोटा प्लस मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये z है। तो z का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो दे रखा है ना, वो दे रखा है, तो टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर सम सॉरी सम का डिस्टेंस का सम अगर इक्वल होता है तो इलिप्स बनता है। अगर तुमको ये नहीं पता है इलिप्स कैसे दिखता है, मतलब ये डिस्टेंस 2 पॉइंट से डिस्टेंस वर्स 1 पॉइंट से डिस्टेंस, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, x को z को x प्लस आयोटा y लेके, से भी काम हो जाएगा। ओके, सर्कल के लिए एक ही पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, 2 पॉइंट से नहीं, यहाँ पे 2 पॉइंट से है। याद रहेगा क्या यह वाला बात टिप्स का? हाँ सर, गुड। अगला क्वेश्चन है 62, वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। पीछे आंसर जो है वो ए है। लेट मी चेक, फिर रुको जरा, रुको रुको रुको। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में है तो यहाँ पे स्पेशल गेस आ रहा होगा। अच्छा, अरे अरे सुनो सुनो, वो 2 पॉइंट से डिस्टेंस इलिप्स आता है, उसका कंडीशन है वो जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे वो आयोटा मतलब क्या होता है, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। आयोटा मतलब कि ये 1 वाला, और माइनस आयोटा मतलब कि ये -1 वाला, इधर ही आता है ना ये। इन दोनों के पॉइंट बीच का डिस्टेंस भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर ये सम जो होता ना, जैसे कोई पॉइंट है P और ये A है और ये B है, अगर ये प्लस बी जो रहता है, ये प्लस बी ग्रेटर देन बी रहता है अगर, देन वो इलिप्स आता है। ये ए बी मतलब ये बीच का डिस्टेंस, ये पी ज्यादा होगा तो वो इलिप्स आएगा। अगर ये प्लस पीबी जो है वो ए बी के इक्वली आ गया, मतलब कि पी का ए से डिस्टेंस प्लस पी का बी से डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो वो फिर उन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे ये पी है, पी का यहाँ से डिस्टेंस ए से प्लस बी से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम निकाला, ए बी मिला। ऐसा तब होगा जब पी उन दोनों के बीच में होगा, तो उस केस में ये आई और माइनस आई के बीच का डिस्टेंस 2 है, ये लाइन सेगमेंट ही रहेगा z का वैल्यू, और एक्यूरेट आंसर लाइन सेगमेंट रहेगा। ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड इलिप्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे, अदरवाइज लाइन सेगमेंट ज्यादा अच्छा आंसर होता। हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन के साथ ही जाएंगे, ये वाला ऑप्शन। ओके, z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा को प्लॉट करके भी स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करेगा ना कि उनका सम जो दे रखा है डिस्टेंस वो कितना दे के रखा है। ओके, अभी जो जस्ट तुमने याद किया उसमें ये वाला चीज भी कि वो 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है अगर वो कांस्टेंट है तो इलिप्स बनेगा, बट वो जो सम है वो उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वली लिखा हुआ है सम, वो एक लाइन आ जाएगा। ये सारी चीजें ना कोनिक सेक्शन पढ़ोगे तो फिर से पढ़ोगे, पूरा कोनिक सेक्शन इसी चीज पे डिफाइंड है
डिस्टेंस कहाँ से कितना है, तो उसका कर्वेचर क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, कब लाइन आएगा, ये सब चीजें फिर से पढ़ोगे एक बार। ठीक है, अरे ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस सर, ओके। यस श्योर, ओके। अगला क्वेश्चन है, डाउट है वो देखने को। अगला क्वेश्चन है 165। 160 दैट इज इक्वल टू x प्लस आर। इसका हिंट दे देता हूँ, अभी टाइम थोड़ा सा अपने पास कम है, मैं हिंट देता हूँ बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का। 165 में बोल के रखा है x प्लस आल्टा वाई, z दे के रखा है, और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 बाय z प्लस 2 इक्वल टू बाय 6 है। देन द लोकस ऑफ z इज, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लोकस वोकस पढ़ लिया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर? हाँ मैंने पढ़ लिया। अभिजीत, लोकस पढ़ा है क्या धनंजय? तो z माइनस 2 और z प्लस 2 वो कितना एंगल बना रहा है उनके बीच का, मतलब z में नहीं सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ओके। ये वाला लोकस के लिए है, वो डायरेक्ट चीज है, वो ऑफलाइन क्लास अपना 2-4 दिन में होगा तब याद दिलाओ। वो ज्योमेट्री बना बना के देखने में ना मजा आता है, ये सॉल्व करने का इसमें कैलकुलेशन नहीं है। इसका लोकस वो पुराने वाले लोकस जैसा नहीं है, इसका थोड़ा सा कम टफ है ऐसा बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है। वो ज्योमेट्री जब देखोगे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना डायरेक्टली दिख जाएंगे तुमको। तो ऑफलाइन क्लास में याद दिलाओ, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी सारे डाउट्स वही है, 165 166, तो ये सारे तुम्हारे लोकस वाले ही है, तो सिर्फ ज्योमेट्री देख के काम हो जाएगा। वो नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास में हम लोग करते हैं। ओके, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलो बाय। देखो